हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में अब आपको मैथ का जो टेस्ट आपको पता होगा, जो ऑफलाइन बैच में मैथ का टेस्ट हो चुका है, ऐसे में अब ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को इन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन कर देते हैं, जिससे कि जो ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट पढ़े हैं उनको भी इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक तरह से ऑनलाइन टेस्ट भी दे देंगे और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मैथ का जो ये टेस्ट है, टोटल इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं यदि इस वीडियो को बारीकी ढंग से आप देखते हैं पूरे, तो निश्चित तौर पर आपका मैथ जो सीटेट का जो 30 नंबर पूछे जाते हैं सीटेट में, वो निश्चित तौर पर आपका जरूर मजबूत होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किस में शीर्ष नहीं होते हैं। यानी ऐसे कौन से 3D आकृति है जिसमें शीर्ष नहीं होता है। तो पहला है पिरामिड, दूसरा है प्रिज्म, तीसरा है शंकु और चौथा आपका ऑप्शन है गोला। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि गोला में जो है वो शीर्ष नहीं होता है। अब आप जानेंगे जो शीर्ष होता क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि पिरामिड को आप देखे होंगे, तो पिरामिड में क्या होता है कि उसमें आप देखे होंगे जो शीर्ष का निर्माण होता है। वही यदि प्रिज्म की बात करें, उसमें भी आप ये देखेंगे शीर्ष का निर्माण होगा। यदि आप कहीं शंकु का निर्माण करते हैं तो आपको इसमें भी शीर्ष का निर्माण होता है। लेकिन जो गोला होते हैं उसमें कोई भी शीर्ष यानी दो रेखा के जो जुड़ाव बिंदु होते हैं वो उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए गोला में शीर्ष नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जब आप बालक का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका मूल्यांकन गणित शिक्षण शास्त्र का हो या सीडीपी में कर रहे हैं या कोई भी बच्चे का आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप किन चीज़ को ध्यान नहीं देंगे, यानी कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आपका उद्देश्य नहीं है। छात्रों के विकास की निगरानी, तो मूल्यांकन करने से बालक के विकास का निगरानी तो होता ही है। इसके बाद है निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करना और प्रदर्शन के आधार पर बच्चों का रैंकिंग करना। मैंने कई बार आप लोग को वीडियो के तौर पे बताया है कि कोई भी बालक हो, चाहे वो सृजनशील बालक हो, प्रतिभाशाली हो या फिर मंदबुद्धि हो, आप जब मूल्यांकन कर रहे होते तो मूल्यांकन करने के बाद आप उन बच्चों का रैंकिंग नहीं करेंगे, और रैंकिंग करना हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो आपका निगेटिव ऑप्शन 4 है और 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए, यानी जब बच्चे को उच्च प्राथमिक स्तर पर आप गणित शिक्षण करवा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, किन बात को सबसे ज़्यादा आप अधिक ध्यान देंगे। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है एक समस्या को कई बार हल करना, दूसरा है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके की खोज करना, तीसरा है सभी सूत्रों को आप, इसे तो पहले ही आप क्रॉस कर लेंगे क्योंकि मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि सूत्र वाला उत्तर कभी भी ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, ये आपको निगेटिव है तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा। इसके बाद है शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसे सही ढंग से नकल करना। बच्चे जब सिर्फ नकल ही करेंगे तो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को कब रख पाएंगे, बच्चे अपनी जो सक्रिय अन्वेषक होते हैं बच्चा वो कैसे। तो आपका 3 और 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इसके बाद एक है वो है कि समस्या को कई बार हल करना। एक ही समस्या को कई बार हल करना बच्चे के लिए जो है सृजनशीलता को, प्रभावशालिता को नहीं दर्शाएगा, इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी समस्या को हल करने के बालक कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं, कितने टाइप से उसे हल कर सकते हैं, ये जो है बालक की सृजनशील क्षमता को दिखाता है, इसलिए उसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। आपने पढ़ा होगा 2 तरह के शिक्षण होते हैं, पहला उपचारात्मक शिक्षण और दूसरा निदानात्मक शिक्षण। आपको ये भी पता होगा कि जो निदानात्मक शिक्षण होते हैं, निदान ये जो होते हैं पहले होते हैं और इसके बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपचारात्मक शिक्षण होते हैं।
तो आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में जो उपचारात्मक शिक्षण होते हैं और निदानात्मक शिक्षण होते हैं, तो निदानात्मक शिक्षण पहले होता है और उसके बाद उपचारात्मक। तो निदानात्मक शिक्षण का क्या काम होता है? तो समस्याओं को पता लगाना। वही जो उपचारात्मक शिक्षण होते हैं वो उस जो आप समस्या को पता लगा चुके हैं उसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए और खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, और यहाँ ये स्पष्ट है कमजोर छात्र की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 4 होगा, और 4 इसलिए होगा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया हूँ उपचारात्मक शिक्षण का काम है निदानात्मक शिक्षण के बाद आना, और निदानात्मक शिक्षण क्या करेगा तो समस्या को पता कर लेगा, और उपचारात्मक शिक्षण उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को, उन गलतियों को क्या करेगा, दूर करने का काम करता है। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण को सिंपल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई बालक का टांग टूट जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उन्हें जांच के लिए भेजता है। तो जांच करना यानी उनकी समस्या क्या है, इसके लिए निदानात्मक शिक्षण, और जब डॉक्टर उन्हें दवा लिखते हैं उस समस्या के अकॉर्डिंग तो वो होता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी उनको सही करने के लिए, उनके उपचार के लिए जो कुछ भी अपनाए जाते हैं दूर कैसे हो उसके लिए क्या होता है तो उपचारात्मक शिक्षण होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए क्या है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को देखिए। अब गणितीय वार्तालाप क्या है, तो जब गणित के किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्याओं पर जब आपस में आप अपने ग्रुप मीटिंग के तौर पर हो, चाहे अपने सहपाठी से हो, चाहे शिक्षक से, जब उस मुद्दे पर आप बातचीत करते हैं वो गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि गणितीय वार्तालाप क्या पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप शिक्षण कर रहे हैं तो गणितीय वार्तालाप बच्चों के लिए बिल्कुल ही आवश्यक है। इससे क्या होता है तो बच्चे आसानी से अपने गणितीय क्रियाकलाप को हल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने के लिए सक्षम। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बालक कभी भी सटीक भाषा क्यों बोलेगा। बालक को जब कभी भी गणित में बताएंगे तो उन्हें पूर्ण रूप से विश्लेषण करके उसे पूरे समझा करके हम बताएंगे, ऐसा नहीं जो उसे सटीक भाषा बोलने के लिए हम कहेंगे। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने अर्थात अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। पहले भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं कि अंतःक्रिया वाला उत्तर होता है, लेकिन यहाँ जो है सबसे निगेटिव चीज़ ये है कि सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बच्चे अंतःक्रिया करने के लिए सक्षम ही होते हैं। आप उन्हें अंतःक्रिया करने का मौका देंगे, उन्हें अवसर देंगे, और इस ऑप्शन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि बात करने के लिए हम अवसर दे रहे हैं। यहाँ इस बात को इंडिकेट कर दिया गया है कि सक्षम होना चाहिए। तो अगला ऑप्शन देखेंगे, और अगला ऑप्शन है 3 गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बहस को निगेटिव ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे बहस यहाँ पे एक वार्तालाप का विषय है। बहस अर्थात आप बातचीत कर रहे हैं, अर्थात आप डिस्कस कर रहे हैं, और बच्चों के लिए डिस्कस करना बिल्कुल बेहतर होता है। इसीलिए आप इस बहस को निगेटिव तौर पर नहीं लेंगे, इसे पॉजिटिव तौर पर लेंगे कि कक्ष में गणित की विषय पर कक्षा में जो है एक चर्चा का आयोजन किया गया है, एक डिस्कस का आयोजन किया गया है, और डिस्कस करना, बहस करना, ये सब जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। बहस को थोड़ा जो इसका लैंग्वेज है, ये शब्द जो आपको थोड़ा निगेटिव लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल ये निगेटिव नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले भी बता चुके हैं। बच्चा जो होता है प्राथमिक कक्षा के वो प्रमेय और सूत्र बिल्कुल नहीं जानता है, इसलिए इस तरह के ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और तेज़ी से थोड़ा हम बताते जा रहे हैं, चूँकि थोड़ा डिफाइन करते हैं जिससे आप बिल्कुल एक क्वेश्चन के तौर पर नहीं देखें बल्कि आपको गणित पेडागोगी की पूरी समझ भी हो जाए, इसलिए थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षण अभी जस्ट आपको बताए हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। निदान में क्या बताए थे कि समस्या को पता लगाएं, तो फिर देखिए आंसर कहाँ है। बच्चों की समझ को अंतर जानना, माता पिता की प्रतिक्रिया जानना, प्रगति रिपोर्ट भरना, और अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। सबसे पहले हम जानेंगे कि
इसमें क्या है नैदानिक, तो नैदानिक परीक्षण क्या करता है, बच्चों की समझ में जो अंतर है, जो रिक्ति रह गई है, उसे हम जानते हैं, जो आखिरकार बालक ने क्या नहीं सीखा, क्या नहीं जाना। इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो आप मानस दर्शन देख रहे हैं, इसे विजुअलाइजेशन भी इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए पॉजिटिव है। आकलन भी होना जरूरी है, मापन भी जरूरी है, लेकिन प्राथमिक कक्षा के बालक को रटने के लिए हम प्रेरित बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि रटना जो है वो अधिगम की श्रेणी से बाहर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ आप समझ जाएंगे, जब बालक सीखने में त्रुटि कर रहा हो तो ये त्रुटि किस चीज़ का संकेत है। तो पहले ही आपको बता चुके हैं, जब भी कोई बालक कोई त्रुटि करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बालक अब सीखना प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि ये गलती जो है ना, वो गलती इस बात का संकेत कर रहा है कि आप जो है सीखना प्रारंभ कर दिए हैं। यदि कोई बालक त्रुटि नहीं करता है, त्रुटि नहीं हो पा रहा है, त्रुटि हम नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इस बात का संकेत नहीं दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही बालक त्रुटि करता है, इस बात को ये संकेत दे देता है कि निश्चित तौर पर बालक है कुछ न कुछ सीख रहा है। तो असत्य है, बिल्कुल नहीं। असत्य है, बिल्कुल नहीं। 3 और 1 तो बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि गलती करना सत्य चीज़ है, सही है। सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोचने को दर्शाती है, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। गलती करना बिल्कुल सत्य है, त्रुटि करते हैं बच्चे, क्योंकि त्रुटि जो करता है, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बालक ने किस प्रकार से आखिर सोचा, जिससे कि उनका उत्तर गलत हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसमें आप पढ़ेंगे ओपन इंडेड क्वेश्चन। मुक्त अंत वाला प्रश्न भी इसे कहा जाता है, या खुला अंत वाला भी प्रश्न आप देखे होंगे। आप जैसे समझे इसे, मुक्त अंत, खुला अंत या फिर ओपन इंडेड क्वेश्चन, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर असीमित होते हैं, यानी सिर्फ एक आंसर नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देखें, 2 से 7 कितना ज़्यादा है, तो जितना होगा ये बाउंडेशन है इस प्रश्न में, जो एक ही उत्तर होगा। इसे आप आरोही क्रम में सजाएंगे तो इतना ही संख्या को सजाना है। कौन सा बड़ा है, 2 ऐसे संख्या दे दिया है जो कौन बड़ा है। 2 दशमलव, यहाँ आप दशमलव समझे, 2.7 से कोई 4 संख्या बड़ा लिखे, तो देखिए ऐसे प्रश्न जो होते, कोई 9, 10, 15, 20, 50, 100, 1500, 1000, 2000, 10,000 कुछ भी हो सकता है 2.7 से बड़ा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृति, आप ये भी जान ले कि जितने भी सरल आकृति होते हैं वो 2D होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, गणित में अक्सर आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरल आकृति, जितने भी सरल आकृति हैं वो सब क्या है, आपका 2D है। ध्यान देंगे, ये भी आप जान ले कि जितने भी समतलीय आकृति हैं, समतल, कौन आकृति, समतल आकृति, ये भी आपका क्या है, 2D है। द्विबिंबीय जिसे आप कहते हैं, ये सब आकृति क्या है, द्विबिंबीय। तो कहते हैं कि आकृतियों जिनके लंबे और किनारे से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण, देखिए श्यामपट्ट का तल जो है ये 2D है, जियोबोर्ड जो है वो 2D है, क्यूबस है ये 2D है। लेकिन चूंकि किनारा उसी वस्तु में हो सकता है, उसी आकृति में हो सकता है, उसी सामग्री में हो सकता है जो आपका 3D होगा। यदि 3D नहीं होगा, 2D होगा, तो 2D आकृति में किनारा नहीं होता है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन से एक और चीज, कि जो भी 3D होता है इसी में आपका आयतन हो सकता है, 2D आकृति जो होगा उसमें 2D जो आपका आयतन नहीं होता। ये भी सीटेट में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है बच्चों में स्थानिक समझ। यदि किसी बच्चे में आपको स्थानिक समझ विकसित करना है कि उसका हाइट क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसका क्षेत्र कितना है, वो कितना क्षेत्र घेर रहा है, तो ये आपको मानचित्र, चंद्रमा और इन सब से पता नहीं चलेगा। इसके लिए आप एक बोतल उठा करके ले सकते हैं और वास्तविक अवलोकन करते हुए उसे माप सकते हैं कितना जगह वो छेका, उसकी हाइट क्या है, उसकी पूरी जानकारी आप इससे ले सकते हैं। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। कक्षा 2 के छात्रों में 44 लिखने के लिए कहा गया।
लेकिन कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप उन्हें क्या करेंगे और कैसे संबोधित करें? चूंकि बालक सीख रहा है तो त्रुटि करना लाजमी है और इनका जो उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। क्या इससे बालक समझ जाएंगे? उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। उनको उस समूह में रखेंगे जिसमें सही लिखा है। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बच्चे को कभी भी किसी प्रश्न के आधार पर हम समूह तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो ऐसा नहीं वो बालक ऐसा कर लिया तो उनका अलग समूह बना देंगे। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए जब बच्चा को सही होता तो बालक तो ऑटोमेटिक कर लेता। तो कहने से क्या हो जाएगा? क्या बच्चा सही उत्तर प्राप्त कर लेगा? नहीं होगा। उनकी कॉपी में सही उत्तर सिर्फ लिख देंगे, इससे भी बालक उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आखिर गलती क्या था। इसलिए उस बालक को यदि वो अमूर्त तौर पर नहीं समझ रहे हैं तो मूर्त पदार्थ से विनिमय के नियम कराते हुए उन्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? आपने पढ़ा होगा कि कक्षा जो 5 तक में अनुपात और समानुपात जो है वो प्राथमिक स्तर में नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका यही आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ और इसमें पूछ रहा है कि आखिरकार कौन कथन जो है वो सही नहीं है? तो ये आप देख ही पा रहे हैं, 1 ग्राम में जो है वो किलोग्राम का 1 दशांश नहीं होता है। 1 दशांश का मतलब होता है 1/100 और यदि आपको 1 शतांश की पूछे दशांश तो 1/10। ध्यान रखेंगे, 1 दशांश का मतलब 1/10 और 1 शतांश का मतलब 1/100 और यदि 1 हजारवां कहें तो 1/1000। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 ग्राम जो होता है वो किलोग्राम का 1 हजारवां होता है, न कि 1/100 यानी 100वां होता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो बनाने वाला है, कुछ हम गणित में भी आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप गणित को आसानी से सॉल्व भी कर सकते। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो आप लोग खुद इसे बना लेंगे और बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के प्रश्न में कि आप सबसे पहले अपना जो आपका लीटर हो या मिलीलीटर हो या जो भी हो उसे इसको बनाने की जो सबसे बड़ी विधि है कि जब आप यूनिट का सवाल कोई बना रहे हैं, घंटा मिनट का सवाल बना रहे हैं, चाहे मीटर किलोमीटर का बना रहे हैं, तो इसको जो बनाने का तरीका है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपको करना क्या है, यूनिट को आप समान कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यूनिट, 2 यूनिट है, पहला लीटर में और दूसरा मिलीलीटर में, और चूंकि सवाल यहाँ मांग रहा है मिलीलीटर में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यूनिट को सेम कर लेंगे। आप लोग इसे घर पे बनाइएगा अपने से खुद से कि जैसे 4 लीटर है तो 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। इसके बाद 500 मिलीलीटर है, आप इसे 500 मिलीलीटर करके इसे 4500 मिलीलीटर कर लेंगे और फिर डिवाइडेड कर देंगे 25 से, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, कौन निगेटिव है, यानी 2 सही है और 1 गलत है। तो 2 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का जो मौसो है वो 1 होता है, वो बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान रखेंगे। 2 अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है, ये भी बात सही है। 2 क्रमिक संख्याओं का मौसो 2 होता है, जैसे 4, क्रमिक सम संख्याओं का मौसो 2 और 4, ये सम संख्याओं, इसका मौसो 2 होगा। जैसे 4 और 8 ये दोनों का मौसो 2 होता है, यानी 2 हो सकता है, ऐसा नहीं 2 ही होगा, 2 हो सकता है। लेकिन आपका ये लास्ट है, किसी एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का मौसो सम होगा, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन कथन असत्य है, या निगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोई भी आयतन वर्ग नहीं होता, कोई भी आयतन को आप आयत पढ़ेंगे यहाँ, तो कोई भी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। सभी समचतुर्भुज आयत हो सकता है।
सभी वर्ग आयत हो सकता है और सभी, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, असत्य पूछ रहा है तो सभी वर्ग आयत हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी वर्ग आयत हो सकता है। इसके बाद है सभी समचतुर्भुज आयत हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है कि सभी समचतुर्भुज आयत हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज यानी बराबर, और देखिए ये भी एक प्रकार का समचतुर्भुज है, लेकिन इसके कोण जो है 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये आयत नहीं बन सकता है, इसीलिए सभी समचतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगला है हरीश ने इतना में स्कूटर खरीदा तो आप इतना ले लेंगे, उसने इतना रुपया नगद भुगतान किया तो आप 49,553 से इतना माइनस कर देंगे और फिर उसे यहाँ जो आप देख रहे हैं 37 उससे आप भाग दे देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा और सही उत्तर 1121 शायद आ रहा है, आप अपना चेक कर लेंगे। इसके बाद है आगे का क्वेश्चन, ये है कि 100 से एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 के आधे से छोटी यानी आप 100 के आधे कितना हो गया 50 हो गया, आप कर लेंगे। फिर कह रहा है 4 दहाई और 5 दहाई के बीच हो, तो ये निश्चित तौर पे है कि वो संख्या 40 और 50 के बीच होगा। इसके बाद कह रहा है कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो वही संख्या हो सकता है जो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, दहाई के अंक से 1 कम है, तो वो संख्या 43 ही हो सकता है जो कि 3 से 1 कम ज़्यादा है 4, और इसका कहता है गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा 4 तिया 12, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, वो ये कि निम्न में से कौन 3D आकृति है? पतंग 3D, फर्श 3D की ऊपरी सतह 3D, इनमें से कोई नहीं। क्या ये चारों 3D हैं? जानकारी के लिए आपको बता दें, न ही आपका पतंग 3D है, न ही आपका घर का फर्श 3D है, और न ही छत का ऊपरी सतह, आपका जितने भी सतह, तो आप जान लीजिए सतह जो होता है वो 2D होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, इनका आंसर सही 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न, तो पहले ही आपको बता दिए रिपीट हुआ है, इसका आंसर 4 होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी मिलकर एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं। इस तरह के जब भी प्रश्न आपको आए तो याद रखेंगे 4 दिन में कर रहा है तो आप सिंपल 1/4 कर दें। फिर कह रहा है ये अकेला उस काम को 12 दिन में करते तो माइनस कर दिए 1/12। ये तरीका है, आप पूछेंगे ये कैसे, तो ये टाइम एंड वर्क का जो बनाने का ये फार्मूला है कि आप उसे तुरंत चेंज कर ले, अंश को हर को, और फिर लास्ट में जो उत्तर आएगा उसको भी हम चेंज करें। अब इसका जो आप एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ 3 आएगा और -1 यानी 2/12, यानी आपको 1/6। फिर इसे हम उल्टा करेंगे, अंश को हर को अंश, तो आपको आंसर सही जो है वो 6 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है 2 वर्गों का परिमाप 12 है, जिसमें एक का 12 सेमी और दूसरा का 24 सेमी है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना? तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना होगा। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, आपको हिंट्स के तौर पे हम बता देते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी वर्ग जो होता है उसकी जो परिमिति होती है वो 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, और वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमिति बट्टा 4। तो सबका आप भुजा निकालेंगे, जैसे कि इसका भुजा हो जाएगा 3 और इसका भुजा हो जाएगा आपका 6। तो आप यदि भुजा निकाल लिए हैं इसका 3 और इसका 6, तो इसका जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 9 होगा और इसका 36 हो जाए। अब देखिए 9 जो है वो कितना गुना 36 पुर रहा है, तो 9 गुने 4 अर्थात 4 गुना, तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब जो क्वेश्चन है वो खुद से भी आप बना करके ट्राई कर सकते हैं, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होगा? तो देखिए जब आप बच्चे को सममिति पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप बच्चे को द्वि यानी जो आप डॉट पेपर देते हैं इसके माध्यम से आप बच्चों को कि गिनतारा और मोती का माला ये नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, जितने हैं ये बनाने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम एक के बाद जो है 29 क्वेश्चन जो है
देख लेते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो पहले ही बता दिए, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बालक की कमियों को जानना, बालक की त्रुटियों को जानना। यहाँ स्पष्ट है, बालक के जो समझ में निहित रिक्ति, रिक्ति का मतलब हुआ जो क्या खाली रह गया, कौन चीज बालक नहीं सीखा, इसीलिए इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। अभिभावक की प्रतिपुष्टि आशा कुछ नहीं है, अभिभावक से हम प्रतिपुष्टि निदानात्मक परीक्षण में नहीं लेते हैं। प्रगति पत्र का भरना आशा भी नहीं है। सत्रांत परीक्षा, तो परीक्षा वाला उत्तर तो हमेशा आपको बताते हैं निगेटिव होगा, ये नहीं लेगा। अक्सर आप देखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12/9 में कितने 1/3 है। सिंपल है ये क्वेश्चन बनाने का। यदि 12/9 लिखा है तो लिख दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए। 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, 3 चौका 12। सही उत्तर इसका 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये मैथ का जो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम हुआ होगा और आप निश्चित तौर पर ये वीडियो के माध्यम से गणित में बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नई कोई भी टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।